चलिए, तो आज से जो है हम एक नया पूरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं बोलना चाहूँगा कि जब आप ये टॉपिक स्टार्ट करें ना, तो अपने आप को 2 महीने के लिए जो है हिस्ट्री में ढाल लीजिए। कारण ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिस्ट्री को पढ़ने से थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री जो है ये मतलब इससे बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। तो मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, इसको पढ़ने से ना 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला ये कि हमें इससे अपना दिमाग नहीं खराब करना है, क्योंकि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट ऐसा है, याद रखिएगा, कि हमारे टोटल व्यापम में, पीएससी में 8 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उन 8 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा सिलेबस बड़ा जो है वो हिस्ट्री का होता है, ठीक है। इसको पूरा कंप्लीट पढ़ने में जो है, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ों पर ध्यान देते हुए, तो 75 दिन लग जाते हैं इसमें, इसको पढ़ने में, ठीक है। 75 डेज, समझ रहे हैं? 75 डेज जो है कितना ज़्यादा एक ह्यूज टाइम है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान देंगे ना, तो मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि इसमें जो है मेनली इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे हिस्ट्री को पढ़ने में आपको सही मायने में 30 दिन लगने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं वैसा 30 दिन में ख़त्म नहीं करूँगा। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा इसको जिसमें आपका ये जो पूरा टॉपिक है वो लमसम इतने बेहतरीन तरीके से हो जाए कि इसमें हम 2 चीज़ों को फेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज़ ये होता है इसमें कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ें, ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ने का जो हमारा मोटो होना चाहिए, वो मोटो एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हम क्यों पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, ठीक है। कुछ लोगों को सन याद करने में दिक्कत है, ठीक है। याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने जीरो से स्टार्ट किया है ना, तो आपको कब कोई चीज़ याद करने में दिक्कत होता है? जब आपको वो चीज़ें 20 से याद करना हो। अगर आपने उसको जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है, आपने बोला कि हम कहाँ से आए हैं, ठीक है, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगर आप इसको पूरा फेस करेंगे ना, तो आपको याद रहेगा कि कोई चीज़ याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कभी आपको मौर्य डायनेस्टी या फिर मौर्य काल के बारे में ये ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि वो किस सदी का है, किस सन का है, ठीक है। उसमें एडी चल रहा है, बीसी चल रहा है, वो क्या चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं चलेगी, ठीक है। इसका कारण ये होगा कि अगर आप 2 चीज़ों पर ध्यान देते हैं। देखिए, हिस्ट्री में कहीं कहीं पर रटना पड़ता है, ये बात सही है। ये इसमें मतलब आप इसको झुठला नहीं सकते हैं कि रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, रटना तो पड़ेगा। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कम रटना पड़ेगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो कहीं पर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो बिना मन के पढ़ना पड़ता है, वहीं पर हमको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीजें काम करेंगे, एक कॉन्सेप्चुअली भी चलेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, और दूसरा आपको थोड़ा सा कहीं कहीं पर आपको रटना होगा उसको, ठीक है। रटने का मतलब ये होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मौर्य डायनेस्टी के समय, अशोक के काल में जो है हम उनके इंस्क्रिप्शन या अभिलेख को पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ बड़े अभिलेख हैं, कुछ छोटे अभिलेख हैं, ठीक है। तो अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख हैं। अब सभी अभिलेखों के क्रम पर कुछ चीजों को तो ध्यान रखना पड़ता है, किसमें क्या लिखा गया था, ठीक है। पहली बार इंस्क्रिप्शन या अभिलेख में क्या लिखा गया, तो ये सारी चीजें जो है ना हमको ध्यान देना पड़ता है इसके बारे में, ठीक है। तो आपको अगर ये फेज आपने कर लिया कि जहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यकीन कीजिए रटने की जगह जो है ना बहुत छोटा हो जाएगा। और अगर आप रटने वाले प्राणी हैं तो फिर समझिए कि फिर उसका कोई हल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रटने वाले जगह जो होते हैं ना, जिसमें हमको रटना पड़े, वो स्थिति बहुत गंभीर वाली होती है। क्यों? क्योंकि आपने रटने से अपना पूरा महल खड़ा किया, और एक पिलर अगर हिल गया ना, तो वो रट्टा हुआ पूरा कहानी खत्म हो जाता है। इसलिए कॉन्सेप्ट लाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, हिस्ट्री को थोड़ा सा मैं आपको फेस करूंगा हिस्ट्री के इस जगह पर, जहां पर हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको एक बात ध्यान देना होगा कि जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ें, ठीक है, या हिस्ट्री को समझें, तो हिस्ट्री को समझने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। पहला ये कि आपको अपना एम तैयार करना है, हिस्ट्री को क्यों जानना है, ठीक है। अगर आप सिर्फ किताब को पढ़ने के लिए सोच रहे हैं, तो यकीन कीजिए आप 10 दिन के बाद ना हिस्ट्री की क्लास को छोड़ देंगे। ये कॉमन सी बात है, मैंने बहुत बार देखा है कि हिस्ट्री जो है ना 10 दिन 20 दिन के बाद जो है ना अपने आप में डगमगा जाता है। इसका कारण केवल ये है कि बच्चे जो हैं उसको सोचते हैं कि 10 दिन पढ़ने के बाद जो है मैं हिस्ट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन को कवर कर पाऊंगा। हिस्ट्री में बने रहना ही सबसे बड़ा बात है, याद रखिएगा। यानी आपको वो फेज इंटरेस्ट के साथ आना पड़ेगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हिस्ट्री में एक टीचर भी जो है वो इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाता, क्योंकि वो समय ऐसा है जहां पर टीचर जो है उस बात को आपको बताएगा, तो आपको इंटरेस्ट बहुत, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो लो लेवल का हो जाएगा, ठीक है। उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए जो है, अब ऐसा तो नहीं कि मैं उसमें मिर्च मसाला डाल दूं, ठीक है, मतलब ऐसा झूठा इतिहास तो नहीं बता सकता मैं आपको। हालांकि हमारे इतिहास को लिखा गया है, याद रखिएगा, यूनानियों के द्वारा। मैंने आपको पहले भी एक बार डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो पूरा टॉपिक है हमारा, जो हिस्ट्री है, ये सबसे बड़ा सिलेबस है। ध्यान रखिएगा कि हम व्यापम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें एक सबसे बड़ा सिलेबस जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको रूटीन पर इसको मेंटेन करना होगा, ये सबसे बड़ा चीज होगा। देखिए, आपको याद हो रहा है नहीं हो रहा है वो सेकेंडरी है,
लेकिन आप अपने आप को यहां तक लंबे समय तक बना रख पाए हैं, इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए, तो मैं यहां पर थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि हिस्ट्री के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो हमारा हिस्ट्री है इसके संबंध में भारतीय इतिहास या इंडियन हिस्ट्री के बारे में 3-4 बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, भारतीय इतिहास या इंडियन हिस्ट्री जो हमारा है, ठीक है, इसके संबंध में आपको 3 बातें ध्यान रखना है। पहला, हमारे भारत का जो इतिहास है किसने लिखा या कहां से आया हमारे पास ये। ठीक है, तो सामान्य तौर पर एक बात याद रखिएगा, एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा जो भारत के या फिर ऐतिहासिक दौर पर अगर हम लोग सब कुछ समझें तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इतिहास वही व्यक्ति लिख सकता है या हिस्ट्री वही व्यक्ति लिख सकता है जिसे समय का ज्ञान हो। अब समय का मतलब हमारे पास क्या है, डेट। ठीक है, तो हमारे पास डेट की जिसके पास जानकारी है वही लिख सकता है इसको, वरना हिस्ट्री को कैसे लिखना होगा, एक पैरेलल सीक्वेंस में लिखना होगा, यानी हम कुछ ऐसा लिखेंगे इसको, मैथ्स में आपने इसके बारे में सुना होगा, है ना। तो आपने ये बात सुना होगा कि जिसको समय की जानकारी या डेट की जानकारी है वही हिस्ट्री को बता सकता है या लिख सकता है। तो भारतीय लोगों के पास एक कमी थी, याद रखिएगा, कि हिस्ट्री को सिक्वेंशियल या एक क्रमागत रूप से जो है नहीं लिखा जा सका था। कारण क्या था, हमें डेट का या कैलेंडर का पूरी जानकारी नहीं थी। ठीक है, अब ऐसे आधार में याद रखिएगा कि हमारे पास, चूंकि हमारे पास कैलेंडर कैसे होते थे, स्थानीय होते थे, लोकल। ठीक है, हमारे जो लोकल जो किंग थे या लोकल डायनेस्टी के लोग थे, याद रखिएगा, वो अपने अनुसार जो है कैलेंडर बनाते थे और अपने अनुसार वहां का पालन कराते थे। और ऐसे में क्या हुआ कि हमारे पास संपूर्ण भारत को, इतिहास को जोड़ने के लिए कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला था। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति आई, याद रखिएगा, तो यूनानियों के द्वारा, ठीक है, आप रोमन कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो यूनानियों के द्वारा जो है ये डेट और कैलेंडर का जो एक पूरा सीक्वेंस लाया गया और इससे हमारा इतिहास लिखा गया है। यही कहा जाता है कि भारत के इतिहास जो बताने वाला व्यक्ति है या भारत के इतिहास को संबंधित करने वाला व्यक्ति था, वो कौन था, एक यूनानी था। ठीक है, और याद रखिएगा ये था हेरोडोटस, नाम याद रखिएगा, हेरोडोटस। ठीक है, तो हेरोडोटस जो है इसे इतिहास का जनक कहा जाता है, भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भारतीय इतिहास का जनक, फादर ऑफ, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, तो ध्यान रखिएगा इसे हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो लाइन मैंने यहां पर खींचा है वो ध्यान रखिएगा कि आपको इतिहास में जानने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि हमारे यहाँ इतिहास को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक डेट चाहिए प्रॉपर। ठीक है, सन चाहिए। और देखिए, मैं एक कॉमन बात बताऊं आपको, तो जहां से हमारा इतिहास स्टार्ट होता है वह क्षेत्र अज्ञात था, यानी वह जो डेट है वो अज्ञात है, क्योंकि हमें यह जानकारी मिल ही नहीं पाती है कि इंसानों का जन्म कब हुआ है, कैसे हुआ है और कहां से हुआ है। ठीक है, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है, तो इसे हम कहते हैं ये अननोन है हमारे लिए अभी। ठीक है, अननोन है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा हम उसे कह लेते हैं अननोन या अज्ञात। ठीक है, अननोन या अज्ञात कहा जाता है उसे। अब यहां पर एक बात और ध्यान देना है कि हम इसके आधार पर ये चीजों को क्या समझ रहे हैं। तो देखिएगा, यूनानियों ने बताया या फिर जो हमें जानकारी मिलती है कि 0 से लेकर, ये शून्य दिख रहा है आपको, यहां से जितने भी आप टाइम जोन को देखेंगे वो टाइम जोन माइनस में है। ठीक है, माइनस में कहने का मतलब है ये बीसी है। ठीक है, और यहां से आता है आपका एडी। ठीक है, जिसको आप क्या कह लेते हैं, सन, ईस्वी। ठीक है, और इसे आप कहते हैं ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो 0 से लेकर आप इधर से जब तक पढ़ेंगे तो आप उसको सन के साथ क्या जोड़ेंगे, ईसा पूर्व जोड़ेंगे, और इधर पढ़ेंगे तो आप क्या जोड़ेंगे, सन या एडी जोड़ेंगे। ठीक है,
तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो हम ये समझिए, हम वो इतिहास पढ़ना जा रहे हैं जहां पर भारत का जो इतिहास है, याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा मिक्स्ड अप है। ठीक है, बहुत ज्यादा मिक्स है। इसका कारण ये है कि भारतीय इतिहास जो है केवल भारत के अंदर का इतिहास नहीं पढ़ता है, बल्कि ये भारत के बाहर के इतिहासों को भी जानता है। कारण ये है कि वर्तमान में जो भारत है, ये पहले भारत नहीं हुआ करता था। ठीक है, पहले भारत कैसा हुआ करता था? अखंड भारत के तौर पर, यानी अगर संपूर्ण भारत या होल इंडिया को आप देखेंगे कि जिसमें इंडिया जो है अपने आप में कौन कौन से एरिया कवर कर लेता था, तो ध्यान रखिएगा, इंडिया को जब आप अखंड भारत के तौर पर देखेंगे तो याद रखिएगा अफगानिस्तान भी हमारा हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद ईरान भी हमारा हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद अगर आप देखेंगे इधर भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया। उसके बाद आपको जितने भी आसपास भारत के पड़ोसी देश हैं वो सभी भारत के हिस्सा हुआ करते थे, और भारत के हिस्से होने के साथ साथ उनको संपूर्ण रूप को क्या कहते थे हम लोग? अखंड भारत। अब कारण ये समझिएगा कि ये चूंकि पहले लोकल तरीके से टूटे हुए थे, ठीक है, लोकल तरीके का मतलब ये होता है कि भारत जो है अपनी स्थिति के अनुसार जो है बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टी में टूटा हुआ था। उस डायनेस्टी में टूटा होने के कारण जो है इसके इतिहास को जोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, और तब जाकर जो है हमें जानकारी मिलती है अपनी ऐतिहासिक घटना की, और हम इतिहास को पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि भारत या फिर इतिहास के जनक के तौर पर जो है हेरोडोटस का नाम आता है, और हम इसे पढ़ने के लिए जो है तीन मुख्य बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हमको इतिहास पढ़ना है तो इतिहास में सबसे पहले चीजें क्या होनी चाहिए? तो हमें यह जानना होगा, देखिए आज कोई टाइम मशीन तो है नहीं कि हम ऐसा बटन दबाया और अब वापस पुराने समय में जाकर हम प्रॉपर उसको जान सकें। ठीक है, हमारे पास तीन ही चीजें हैं जिसको हम एविडेंस कहते हैं या साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य तौर पर जो है साक्ष्य या एविडेंस की बात होती है, ध्यान रखिएगा। तो जो साक्ष्य और एविडेंस है, ठीक है, इसके संबंध में याद रखिएगा हम तीन बातों को देखेंगे, बस बेसिक देखेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताऊंगा कि कहां कहां से क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, और मैं आपको यह भी याद दिलाऊंगा इसमें कि हमको किस पर ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ रहे होते हैं ना, तो इतिहास में आपको देखिए, एक स्टूडेंट जो होता है, याद रखिएगा, अगर वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा मतलब इतिहास को पढ़ने के लिए जागरूक है, बहुत अच्छा, तो अगर एक टीचर चाहे तो उसके इतिहास के पढ़ने की कैपेसिटी को खराब कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, एक टीचर जो है ना स्टूडेंट को किसी भी तरीके से उसके इतिहास को पढ़ने की कैपेसिटी को खराब कर सकता है। वो चाहे तो उसके इतिहास को सोचने समझने की क्षमता को खराब कर सकता है, और वही एक टीचर चाहे ना तो जो बच्चा इतिहास में इंटरेस्टेड नहीं है उसके इंटरेस्ट को जगा सकता है। तो ये दो चीजें ना बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो मैं चाहूंगा कि आपको मैं जिस मार्ग से लेके जाना चाहता हूं, मतलब जैसा लेके जाना चाहता हूं वैसे ही आप चलें। आपको एक नंबर भी आपका किनारे से नहीं जाएगा कि आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए इतिहास से। ठीक है, तो देखिएगा साक्ष्य के तौर पर जो है आप सबसे पहले देखते हैं साहित्यिक साक्ष्य। इसे लिटरेरी एविडेंस कहा जाता है, साहित्यिक साक्ष्य या लिटरेरी एविडेंस। ठीक है, उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा कि दूसरा जो साक्ष्य होता है, ठीक है, जिसमें हम विदेशी यात्री, ठीक है, जो भी आपका जो ट्रैवल करते हैं, याद रखिएगा विदेशी यात्री जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो विदेशी यात्री जैसे कि हमारे भारत के संबंध में जिन व्यक्तियों के द्वारा भारत में यात्रा किया गया है, ट्रैवल किया गया है, उनके द्वारा भी हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और उस साक्ष्य को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा विदेशी यात्रियों के द्वारा साक्ष्य। ठीक है, तो यह भी साक्ष्य जो है याद रखिएगा। ठीक है, अब उसी के आधार पर देखिएगा और एक साक्ष्य और होता है जिसे हम आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्य याद रखिएगा, पुरातात्विक साक्ष्य या आर्कियोलॉजिस्ट साक्ष्य। ठीक है, बेसिकली अब इन तीनों के बारे में थोड़ा समझिएगा। इसका कारण ये समझिएगा कि ये जो बेसिक्स हैं इनसे हमको क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं अपने भारतीय इतिहास की तरफ लेके चलूंगा आपको। तो देखिएगा भारतीय इतिहास को जानने के लिए ना सबसे पहले तीन ही चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अंदर और भी चीजें शामिल होंगी, लेकिन सबसे पहला चीज क्या होता है? साहित्यिक साक्ष्य को समझिए। साहित्यिक साक्ष्य जो होता है याद रखिएगा, जिसे हम लिटरेरी एविडेंस कहते हैं, ये बेसिकली क्या होता है? बेसिकली हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए कोई ग्रंथ, साहित्य या फिर ऐसे कोई साक्ष्य जो हमें लिखित प्रमाण को प्रदर्शित करते हैं, यानी लिखित रूप से इंस्क्रिप्टिव चीजों पर हमें देते हैं। ठीक है, अब इसके भी दो प्रकार होते हैं। साहित्यिक में भी क्या होता है? दो प्रकार होता है, लौकिक और अलौकिक। ठीक है, जैसे वेद, पुराण, ठीक है, ये सभी साक्ष्य जो होते हैं याद रखिएगा, जो कि किसी रिलीजियस से संबंधित हैं, याद रखिएगा, तो उसे हम लौकिक साहित्य कहते हैं। ठीक है,
जो कि रिलीजियस से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत जो है धार्मिक साहित्य जैसे चीजें आ जाती हैं, याद रखिएगा। जैसे वेद पुराण क्या है, एक धार्मिक साहित्य है, लेकिन वही अगर आप इसके अलावा हटकर कुछ ऐसे साहित्य को देखेंगे, जैसे कि आपका एक हो गया इंडिका, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका, ठीक है। तो इंडिका जो है हमारा लौकिक अलौकिक साहित्य नहीं है, ठीक है, ये एक प्रकार का लौकिक साहित्य है। यानी रिलीजियन या रिलीजियस या धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य अलग प्रकार का होता है, और जो किसी व्यक्ति के द्वारा या साहित्यकार के द्वारा लिखा गया हो, जैसे मेगास्थनीज ने लिखा, इंडिका लिखा है, ठीक है, तो ये हमें कहीं ना कहीं जानकारी देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग साहित्यिक साक्ष्य की बात करेंगे तो साहित्यिक साक्ष्य वे साक्ष्य होते हैं जो हमें लिखित रूप से ग्रंथ या फिर किसी साहित्य के द्वारा जानकारी देते हैं, ठीक है, इतिहास की जानकारी देते हैं। दूसरा, उसी प्रकार अगर हम लोग विदेशी यात्री की बात कर लें तो विदेशी यात्री क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जैसे कुछ चाइनीज हमारे यहां आए थे, ठीक है, उसी प्रकार कुछ यूनानी हमारे यहां आए, उसी प्रकार, ठीक है। तो अलग अलग देशों से जो हमारे यहाँ व्यक्ति आए, उन्होंने क्या किया, भारत के संदर्भ में अपनी अपनी पुस्तकों में कुछ ना कुछ लिख दिया, ठीक है, तो उससे भी हमें साक्ष्य मिलता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार के साक्ष्य है जिसमें हम विदेशी यात्रियों के पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके अलावा तीसरा जो है, याद रखिएगा, पुरातात्विक साक्ष्य, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट साक्ष्य कहा जाता है, जिसमें हम कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, स्कल्पचर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोई स्मारक भवन हो गया, ठीक है, पुराने कुछ स्मारक भवन है, मंदिर हो गया, ठीक है, किसी प्रकार का भी स्मारक भवन जो है, ये सभी इसमें पढ़े जाते हैं, ठीक है। आगे जाकर मैं डिटेल में इसको बताऊंगा, अभी सिर्फ बेसिक याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है आपका साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा आपका विदेशी यात्री के साक्ष्य, और तीसरे है आपके पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, भारतीय इतिहास को जानने के लिए आपको एक चीज और समझना होगा कि हमारा भारतीय इतिहास या जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के लिए, इसमें हमें जानना क्या है, बेसिकली इसमें क्या जानना है, ठीक है। तो भारतीय इतिहास के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि भारतीय इतिहासों को जो इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए, हमको लिपि प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो तीन भागों में कौन कौन से बांटा गया है, तो एक होता है आपका प्रागैतिहासिक काल, पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, याद रखिएगा, पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है इसे, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड याद रखिएगा। एक होता है आपका, सॉरी, ये जो है आपका प्री हिस्टोरिकल पीरियड, इसके बाद आएगा आपका पैलियोलिथिक, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। और उसके बाद याद रखिएगा आपका आता है आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ठीक है, इसे कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल जो है हमारा एक प्रकार से हिस्टोरिक पीरियड है, याद रखिएगा। हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। अब ये तीन कालों को समझिएगा, इन तीन कालों को भारत के इतिहास में कैसे बांटा गया और आपको ध्यान किस में देना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो इंस्क्रिप्शन है या लिपि है, जिससे हमें साक्ष्य या एविडेंस के तौर पर प्राप्त हुआ है, ठीक है, उस साक्ष्य के दौर पर ही हम अपने भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है। साक्ष्य की प्राप्ति के आधार पर हम अपने भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं। पहला हो गया आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आपका आद्यैतिहासिक काल, और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें जो हमारे पास एविडेंस है या साक्ष्य है, वो साक्ष्य लिपि के तौर पर या इंस्क्रिप्शन के तौर पर लिखित या राइटिंग में प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि इस समय के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी लिपि के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। इनके इस समय में क्या मिला हमको, सिर्फ पिक्चर और साइन, ठीक है, पिक्चर और साइन याद रखिएगा, यानी चित्र जो है, चित्रात्मक जो साक्ष्य मिले हैं वो चित्रात्मक मिले हैं, पिक्चर्स मिला है, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला इस समय, ठीक है। और इस समय को जो है हम पूरी तरीके से समझते हैं कि ये जो है पूरा स्टोन एज को ही दर्शाता है, यानी पाषाण काल को दर्शाता है, ठीक है, जिस पर आपको पूरा ध्यान नहीं देना है।
ध्यान रखिएगा। मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि किस पर पूरा ध्यान देना है और कहां पर ध्यान नहीं देना है। जैसे कि मैंने बताया कि जब आपको ये बात याद करने वाली बात आएगी तो कहां कहां पर क्या क्या याद करना है और कितने शॉर्ट तरीके से हम इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा इस पर, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल क्या है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी लिखित रूप से नहीं मिलती है, जिसके बारे में क्या मिला है केवल, अच्छा क्वेश्चन यहां से बना है, याद रखिएगा, व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस काल में हमें इंस्क्रिप्शन या लिपि की जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास जीरो नॉलेज है इतिहास के बारे में, जो आपने पहली बार स्टार्ट किया है, तो फिर ये आपके लिए बहुत बेहतर तरीका हो सकता है कि आप बेसिक बेसिक चीजों को भी समझ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आदि ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि इस समय जो है ना हमारे पास लिपि की जानकारी देखते हैं, मतलब हम देखते हैं कि वो लोग जो है ना, अच्छा इस समय में क्या हो रहा था, एक बात मैं आपको बताता हूं बेसिक। देखिए इंस्क्रिप्शन या लिपि कैसे होते हैं, एक बात समझिएगा, जब हम लिपि की बात करते हैं तो लिपि कैसे लिखे जाते हैं। आप जैसे हिंदी कैसे लिखते हैं, आपने देखा है, आपने जैसे लिखा कोई भी शब्द तो ऐसा लिखेंगे, राइट, फिर उसके बाद कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। हम हमेशा यहां से स्टार्ट करते हैं, हिंदी ऐसे लिख रहे हैं, इंग्लिश ऐसे लिख रहे हैं, उर्दू कैसे लिखते हैं, उर्दू में आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लिपि में क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास में कि दाएं से बाएं लिखने वाला लिपि कौन सा है और बाएं से दाएं लिखने वाला लिपि कौन सा है, ठीक है। मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो है बाएं से दाएं की तरफ है, यानी लेफ्ट टू राइट है, और वही उर्दू कैसा है, ठीक है, यानी फारसी कैसा है, तो ये कैसा है, राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी इंस्क्रिप्शन है हमारे पास, या ऐसे भी लिपि है हमारे पास जो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट है, मतलब दोनों के दोनों। तो देखिए कैसे लिखा जाता था इसको, ऐसा लिखा गया, फिर ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, फिर ऐसा लिखा। तो ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले हमको, याद रखिएगा, जो कि आदि ऐतिहासिक काल के हैं, ठीक है। और मैं अभी हाल फिलहाल की बात बता रहा हूं जो हमारे पास खोज हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो अब ऐसे में हमें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता और कुछ ऐसे सिविलाइजेशन है हमारे पास जिसके बारे में जानकारी यहां से मिलती है, ठीक है। तो अब समझिए कि इन लिपियों की जानकारी तो हमें मिली है कि इस समय आदि ऐतिहासिक काल में यहां के लोगों को या इस समय के लोगों को लिपि की जानकारी या इंस्क्रिप्शन की जानकारी थी, बट हम उसे अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं, ठीक है, यानी हम उसे सुलझा नहीं पाए हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि लिपि की जानकारी थी इनके पास, इंस्क्रिप्शन की जानकारी थी, बट इसे हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो वर्तमान परिदृश्य के अनुसार जो है अब इसे हम सुलझा नहीं पाए हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस समय की लिपि की जानकारी हमको नहीं है। आप सोचेंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता हम कैसे पढ़ लेते हैं, तो सभी के सभी इतिहासकारों का मानना है, ध्यान रखिएगा, इतिहासकार ना मान मान के आपको मनवा दिए हैं, ठीक है। जैसे हम मैथ में मान लेते हैं x बराबर ये फाइनल, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि हमने इतिहास में भी बहुत सारी चीजें क्या है इतिहासकारों के अनुसार मान कर चला है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ एक कुत्ता को दफनाया गया है, ठीक है, तो हमने ये माना कि वो पाला था, उसके साथ उसको दफना दिया गया ताकि वो अकेले ना जाए ऊपर, ठीक है, साथ में दफनाया गया। अब इसके बहुत सारे परिदृश्य हो सकते हैं, उसको सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना। तो इसी प्रकार से जो है हमारे पास जो आदि ऐतिहासिक काल है या प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड है, याद रखिएगा, इस समय को डिकोड नहीं कर पाए हैं, अभी तक डिकोड नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। हम इतने भी साइंस में जितने भी आगे बढ़ जाए, बट इस समय के लिपि को हम डिकोड नहीं कर पाए हैं अभी तक, ठीक है। और इसे रखा गया कहां पर, आदि ऐतिहासिक काल में या प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड में रखा गया, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही हम ऐतिहासिक काल में आते हैं, याद रखिएगा, तो यहां पर क्या हुआ है कि इसमें जो लिपि मिली है, इस समय की लिपि मिली है, उसे हम पढ़ भी पाते हैं प्रॉपर, ठीक है, यानी ये डिकोड भी हो गया है, यानी आप डिकोड कर पाते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। तो ये इतिहास हमारा आगे चल के आता है, ठीक है। बातें क्लियर हो गई कि तीनों क्या है। तो हमारे भारतीय इतिहास को जो है लिपि के आधार पर जो है तीन भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा, साक्ष्य या एविडेंस के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। और इसमें पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, दूसरा है आपका आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा है आपका हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब यहीं पर आपको इन दोनों पर इस बात को ध्यान रखना है कि इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, ना के बराबर। एनसीईआरटी का कोई पेपर दे रहे हैं आप जब सेंट्रल लेवल का, तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का, छत्तीसगढ़ के राज्य का जब कोई क्वेश्चन बनता है, पेपर बनता है, व्यापम से बनता है, पीएससी से बनता है, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहां से होंगे आदि ऐतिहासिक काल से, और यहां से तो भर भर के होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब आधुनिक काल या मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए इसी के बाद ना थोड़ा सा इसी को हम नेक्स्ट सिस्टम में लेके चलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिएगा
भारतीय इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है, ठीक है। अब ये 3 भाग जो है उसमें आपका पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा भाग है आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल, ठीक है। देखिए प्रागैतिहासिक काल को जो फिर से हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये एक स्टोन एज है, इस समय पूरा काम स्टोन से हो रहा था, ठीक है, यानी शिकार से लेकर, देखिए बेसिक क्या है, प्रागैतिहासिक काल ना एक ऐसा काल है जहां पर मनुष्य के बारे में जानकारी मिलना चालू हुआ है, ठीक है। मतलब ये स्टार्ट हुआ है जहां से, ध्यान रखिएगा, तो ये जो पूरा टाइम जोन है ये पूरा का पूरा 8000 से स्टार्ट हो जाता है, याद रखिएगा, जहां से हमें जानकारी मिलती है, और ये बीसी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब 8000 साल पुराना, ठीक है। अगर अभी से कंपेयर करेंगे आप तो लगभग अगर आप काउंट करेंगे तो समझिए कि 10.5 साल, ठीक है, सॉरी 10,500 साल पुराने के बाद हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में समझिए कि ये प्रागैतिहासिक काल जो है पूरा का पूरा क्या है, पाषाण काल है, ठीक है, यानी स्टोन एज है। और स्टोन एज को जो है 3 भागों में बांटा गया है, मतलब यहां से आप इसके बारे में 3 भागों में बांट कर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक है आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल जो है याद रखिएगा, पैलोलिथिक पीरियड, ठीक है, पूरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल जो है याद रखिएगा, इसे मेसोलिथिक पीरियड या मोनोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका नवपाषाण काल, ठीक है, इसे कहते हैं नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो ये 3 है, याद रखिएगा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इसको आप ऐसा सोचिए कि जहां से हमें पत्थरों के बारे में जानकारी मिल रही है या जहां से हमें स्टोन के बारे में, ठीक है, तो हमारे पास जो स्टोन एज है बेसिकली ये स्टोन एज का टाइम है, याद रखिएगा। और हम इस टाइम जोन को जो है ना, पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, नवपाषाण काल हो गया, इन टाइम जोन को फिर से हम पढ़ते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो टाइम जोन है ना, ये स्टार्ट होता है अज्ञात से। अज्ञात से क्यों? क्योंकि यहां से कोई जानकारी हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, इसलिए इसको अननोन कहा जाता है। और कहां से कहां तक, तो ध्यान रखिएगा, अज्ञात से जो है 8000 बीसी से ये स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, अज्ञात से 8000 बीसी, ठीक है। तो 8000 बीसी से हम लोग काउंट कर रहे हैं, समझिएगा। तो लगभग हम ऐसा मान के चलेंगे अज्ञात से लेकर कहां तक है, ये 8000 बीसी तक है, ठीक है। और 8000 बीसी से लगभग ये 4000 बीसी तक है, और ये 4000 बीसी से याद रखिएगा 2500 बीसी तक का समय रहा है इसका, ठीक है। इन सब चीजों को आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से, इसको आपको याद करने की बात नहीं है अभी देखिएगा, ये चीजें ना अपने आप याद आ जाएंगी, बस 3-4 बार हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आ जाएगा। और सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि जो टॉपिक अगर इतिहास में हम पढ़ लेते हैं तो हमारे एप्लीकेशंस में डाला हुआ जो क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे यहां पर, उस टॉपिक का जाकर एमसीक्यू चेक कर लीजिएगा कि आपसे कितना बनता है, ठीक है। फिर देखिए आपको कि आपको इतिहास पढ़ने में जो मजा आएगा वो काफी नेक्स्ट लेवल का होगा। ये तभी हो पाएगा जब टॉपिक को पढ़ेंगे और उसका एमसीक्यू चेक करेंगे वापस कि मेरे से क्वेश्चन बनता भी है कि नहीं बनता है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस अगर लगातार आपने किया तो 30 दिन के अंदर आप इतिहास में ना कुछ अलग ही लेवल में पहुंच जाएंगे, इतिहास में अगर आपका टॉपिक ऐसा है तो, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम देखते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल का समय जो है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। अब ये सिविलाइजेशन संबंधित है, क्योंकि हमने जो है अच्छा एक बात और मैं इसको बेसिक आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक जो पीरियड है वो बेसिकली क्या है, तो जहां पर इंसानों ने पत्थरों का प्रयोग करना प्रारंभ किया था, ये जानकारी हमको मिलती है, ठीक है। यानी हमने अपने डेली लाइफ में जो है पत्थरों का प्रयोग किया। और सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताया था, याद रखिएगा, इंसानों सबसे पहले क्या प्रारंभ किया है, शिकार, ठीक है, जानवरों को मारना, याद रखिएगा। तो हमारा सबसे पहला फोकस था, याद रखिएगा, कि हम हंटिंग कर लें। तो सबसे पहले हमारा फोकस था हंटिंग करके शिकार को मारना और अपना भोजन प्राप्त कर लेना। तो इसीलिए कभी पूछा जाता है कि इंसानों ने सबसे पहले क्या चालू किया, तो कुछ लोग कह देते हैं कृषि, कल्टीवेशन। तो कृषि ने चालू नहीं किया था हमने, कृषि तो बहुत लेट है हमारा, ठीक है। पहले तो हमने जंगल में भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर जो है जानवरों को मारा है, ठीक है। और जानवरों को मारने के बाद भोजन प्राप्त किया। फिर हमें लगा कि अब इतना नहीं भाग सकते, हम बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारा
पहुंच जंगलों से काफी, क्योंकि देखिए जंगल में भागना, जानवर तो ऐसे नहीं ना कि आपके लिए बैठे हुए हैं कि ऐसे बैठे हुए मार दो हमको, और हमारे पास बंदूक भी तो नहीं है। तीर धनुष हम कब बनाए हैं? काफी लेट है हमारे पास तीर धनुष। हमारे पास क्या है? हमारे पास मारने के लिए या तो डंडे, या तो कुछ पत्थर, या तो कुछ हड्डियां हैं केवल। तो जानवर इससे मर जाएगा? ऐसा तो कोई जानवर नहीं बनाया जिसे एक पत्थर मार के मार सकते हैं चिड़िया के अलावा, है ना। तो ऐसी स्थिति में याद रखिए कि हमने ग्रुप करना स्टार्ट किया, ग्रुप यानी समूह बनाना स्टार्ट किया। 4 लोग साथ में जाते थे और मार कर आते थे, ठीक है। लेकिन इससे पहले समझिएगा कि हमारा फोकस क्या था? पहले शिकार या हंटिंग था। दूसरे टाइम में याद रखिएगा कि हमको जब ये कठिन लगने लगा तो हमने शिकार को क्या किया? घरेलू बना लिया, यानी जानवर को उठाया और अपने ही बाड़े में घेर लिया, छोटे जानवर, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाथी को उठाया और ले आया, ऐसा नहीं था। हमने जो है छोटे जानवरों को उठाया और अपने बाड़े में रख लिया। तो उससे बना आपका शिकार के बाद पशुपालन, ठीक है। और उसके बाद जो है हम फिर पहुंचते हैं कृषि के पास, क्योंकि अब पशुपालन भी पॉसिबल नहीं था, उनकी भी संख्या कम हो रही थी धीरे धीरे, ठीक है। कितना पालेंगे और कितना मार के खा जाएंगे? सोचिए, डेली आप ऐसा करना चालू कर दें तो पशु बचेगा कहां पर, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आ गया कि हमको जो है दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ा और हम कल्टीवेशन तक चले गए, ठीक है। और इस तरीके से हमारा जीवन का उदय होता है। याद रखिएगा आज हम जहां तक पहुंच पाए हैं इस चीज का उदय हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा पूरा पाषाण काल बेसिकली क्या है? तो पत्थरों का काल है, यानी स्टोन एज है। और इस एज में हमने क्या किया था? पत्थरों का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। पत्थर सबसे हार्डकोर होते थे और उसका प्रयोग करके हम शिकार करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन पत्थर की साइज बहुत बड़ी थी, समय याद रखिएगा। धीरे धीरे पत्थरों की साइज को हम छोटा, बड़ी का मतलब एक बड़ी पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम मध्य पाषाण काल में आते हैं, याद रखिएगा पत्थरों की साइज को और छोटा किया हमने, और नवपाषाण काल में आएंगे तो और छोटे पत्थरों का प्रयोग करते हुए जो है हमने नए नए औजार बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो इस तरीके से तीनों काल में हमने पत्थरों का ही प्रयोग किया, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है हम धीरे धीरे जो है मेटल पर, धातुओं में पहुंच चुके हैं, याद रखिएगा। जैसे ताम्र पाषाण की बात करेंगे, यानी कॉपर एज की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉपर एज की बात करेंगे तो ताम्र पाषाण काल में यहीं से हमारा काल वो भी प्रारंभ होगा, याद रखिएगा, जिसमें हम कॉपर एज की बात करेंगे या ताम्र पाषाण काल की बात करेंगे, ठीक है। तो तांबे का प्रयोग जब करना प्रारंभ करें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले किस धातु की खोज हुई है? तो तांबे की खोज हुई है। लोहा पहले हमारे पास नहीं था, ठीक है। और तांबा उतने मजबूत धातु तो है नहीं कि हम उससे कोई हथियार बना सके, है ना। तांबा उतना मजबूत धातु नहीं है। तो इसके कारण जो है हमारे पास तांबे का जो वस्तु है या जो भी औजार बनेगा वो तांबे का सीमित औजार है, ठीक है। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज होती है, भारत या पूरा जो भारत का इतिहास है वो बदल जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहां तो पहुंच गए आदि ऐतिहासिक काल तक। तो आदि ऐतिहासिक काल में ध्यान रखिएगा हमारे पास लिपि तो मिली है, परंतु इसके समय हमें क्या नहीं मिला है? तो हम उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं, उसे समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु सिविलाइजेशन के तौर पर याद रखिएगा, सिंधु सिविलाइजेशन के तौर पर याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता, और इसकी शुरुआत मानी जाती है 2500 से 1500 बीसी तक, ठीक है। 2500 से यानी 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक। अभी हम बीसी में चल रहे हैं, जीरो के उसी पार हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम पहुंचते हैं कहां पर? वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक कल्चर पर, ठीक है, वैदिक काल। और ये ध्यान रखिएगा 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का समय रहा है इसके पास, ठीक है। तो बेसिक से याद रख लीजिएगा कि पहले आपको यहां पर ना 1 से 2 दिन का समय लगेगा। एक दिन के टॉपिक में हम पूरा का पूरा 1 से 2 दिन में टॉपिक कवर कर लेंगे इसको। इसके बाद 2 दिन का टॉपिक जो है ना आपका सिंधु घाटी सभ्यता, या 3 दिन का टॉपिक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको इसमें 3-4 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। और हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम आप जब भी सीजी टेट का एग्जाम दें, ठीक है, या फिर आप टीचर के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आपके लिए ना सबसे बेस्ट पार्ट है। इससे हमेशा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और अभी तक के इसी साल का पेपर उठा लीजिएगा, आपको सिंधु घाटी सभ्यता का एक नया क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहां पर गोदीवाड़ा मिला है, ठीक है, कहां पर धान के कोई चावल के कोई साक्ष्य एविडेंस मिले हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन का मतलब ये है, ध्यान रखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा फोकस होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम या सिंधु सिविलाइजेशन को हम बेहतर तरीके से पढ़ लें, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यू हम इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैदिक काल के लिए एकदम
आप समझिए कि वैदिक काल का हर एक पूर्जा पूर्जा आपके दिमाग में डाल दूंगा मैं, लेकिन बस शर्त यही है कि आप टॉपिक के हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि देखिए यहां पर शब्द क्या मिलेंगे, संस्कृत में मिलेंगे, ठीक है। वैदिक काल को पढ़ेंगे आप, वैदिक काल के अंतर्गत जो है वेदों को पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे, तो बेसिक क्या है, लगभग 4 दिन की टॉपिक में आप वैदिक काल को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस 4 दिन में जो है आपको थोड़ी संस्कृत के श्लोक और कुछ चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐत्रेयी तैत्रेयी ब्राह्मण, ठीक है, इन सब चीजों के नाम आपको सुनना पड़ेगा। तो ये सभी क्या है, वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए बेसिकली जो है ना, हमारा जो इतिहास है वो यहां पर है, टोटल इतिहास यहां पर है, ठीक है। तो इसको आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहीं पर हमारा इतिहास बसा हुआ है, याद रखिएगा। और जो हमारा इतिहास है या ऐतिहासिक काल है, इसको हमने 3 भाग में बांटा है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना पूरा इतिहास हमारा यहीं पर सिमट जाएगा, और इसी में आपको चीजों को याद रखना है, ठीक है। पहला इतिहास जो है हमारा, जिसे हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन काल का इतिहास, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया हमारा। उसके बाद आता है मिडवल हिस्ट्री, यानी मध्यकाल का इतिहास, मिडवल हिस्ट्री। और तीसरा आता है आपका आधुनिक काल का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक काल का इतिहास, ठीक है। प्राचीन काल के इतिहास में ध्यान रखिएगा कि 600 बीसी से लेकर, ठीक है, आप यहां पर लगभग 8 यहां पर जो हमारा टाइम रहेगा ना, वो 600 बीसी से लेकर लगभग 8 एडी तक का रहेगा, ठीक है। 600 बीसी से लेकर 8 एडी तक का जो समय रहता है, याद रखिएगा, यहां तक का समय होता है प्राचीन काल का, ठीक है। अब इस प्राचीन काल में क्या क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा वो ध्यान दीजिएगा, आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। तो जैसे ही आप यहां पहुंचेंगे, याद रखिएगा, यहां पर आप पढ़ेंगे महाजनपद का, महाजनपद पीरियड, इसके बाद आता है आपका मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, आफ्टर मौर्य, ठीक है, मौर्योत्तर काल, मौर्य डायनेस्टी या मौर्य एम्पायर कहा जाता है, और मौर्योत्तर काल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मौर्य और मौर्योत्तर काल के बाद जो है यहां पर भी एक घटना घटेगी, जिसके अंतर्गत हमको यह पढ़ना है कि इस समय जो है बाहरी आक्रमण, जो फॉरेनर एंट्री हुई थी हमारे भारत के क्षेत्र में, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे पास आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम को जो उनको हम पढ़ेंगे यहां पर। और ये जो टाइम जो है याद रखिएगा, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, उसके बाद बीच में जो है ना एक फॉरेनर एंट्री भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, जहां पर आप सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी के बीच में याद रखिएगा फिर हम गुप्त काल के पास पहुंचते हैं, और गुप्त काल के बाद गुप्तरोत्तर काल, आफ्टर गुप्त। ये सभी आप प्राचीन काल के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सभी जो टॉपिक हैं ये प्राचीन काल के अंतर्गत आते हैं, और प्राचीन काल यानी एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाते हैं, ठीक है। अब उसी के बाद देखिएगा हमारा जो हिस्टोरिकल पीरियड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस बात पे है कि जब भी आप इसको पढ़ेंगे, मतलब इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस टॉपिक में आपको एक चीज का ध्यान ज्यादा देना है, याद रखिएगा, और वो है कि आपको सिस्टमेटिक चीजें याद हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप मौर्य काल को बहुत अच्छे से समझ आते हैं, तो मौर्योत्तर काल अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वही अगर आप मौर्य काल को ही समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर मौर्योत्तर काल की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, और धीरे धीरे जो है आपका इंटरेस्ट अपने आप कम होने लगेगा। इसीलिए जो है एक दिन की क्लास छोड़ने पर भी कितना दिक्कत आ सकता है इसमें, ये एक्चुअल में कहना यही है कि अगर आप टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, तो फिर अपने आप चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा हम लोग जैसे ही मध्यकाल में पहुंचते हैं, ठीक है, मध्यकाल का जो समय है इसको फिर हम 2 भाग में बांट लेते हैं, याद रखिएगा। एक होता है प्री मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, यानी प्री मतलब हम लोग बोलेंगे पूर्व, पूर्व मध्यकाल, ठीक है, और पोस्ट मिडिवल हिस्ट्री यानी उत्तर मध्यकाल। अगर आप इतना इस पर टिपिकल इसको समझ रहे हैं तो टिपिकल नहीं है कुछ भी, इसको 2 भाग में बांटने से ना थोड़ा पढ़ना आसान हो जाएगा, याद रखिएगा। जितना ज्यादा बांट कर पढ़ेंगे उतना ज्यादा, हाँ, अब ऐसा नहीं कि पूरा फैला दिया आपने इतिहास को और बेसिकली वो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी गलत होगा, ठीक है। इसलिए इतिहास को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मध्यकाल का जो इतिहास है उसको 2 भाग में जानबूझकर बांटा गया है, ठीक है। तो ये जो 8 तक यहां तक पहुंचे थे आप, 8 एडी तक, उसके बाद 8 एडी से लेकर 12 एडी तक, 8 एडी टू 12 एडी, और 12 एडी टू 18
एडी तक का समय जो है पोस्ट मिडिवल हिस्ट्री में जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पोस्ट जो आपका मिडिवल हिस्ट्री है, याद रखिएगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो देखिएगा बेसिकली इसमें तीन चीजें सबसे मेनली आती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये तीन चीजें जो है ना पूर्व या प्री में आएगा आपका नॉर्थ इंडिया का हिस्सा, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। इसके अंतर्गत आप तीन चीजों को पढ़ते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि दोनों के अंतर्गत आप तीन चीजें पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा उत्तर भारत की बात करेंगे जब हम उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में जो है तीन राज्यों का या तीन एम्पायर जो है, ठीक है, या तीन राजाओं का सबसे बड़ा बोलबाला था या डायनेस्टी का बोलबाला था, याद रखिएगा, जिसमें पाल, गुज्जर और प्रतिहार। ये तीन नाम आपको सुनने को मिलेगा, पाल, गुज्जर और प्रतिहार, ठीक है। उत्तर भारत में इन तीन का ही बोलबाला था और ये आपस में एक संघर्ष था इनके बीच में, ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। तो ये तीन नाम आपको उत्तर भारत में मिलेगा, पाल, गुज्जर और प्रतिहार का नाम, ठीक है। आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बेसिक्स जानकारी, थोड़ा सा नाम याद रखिए, शब्दों के साथ जुड़े रहेंगे तो चीजें आपको याद रख लेंगी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दक्कन के क्षेत्र में अगर आप ध्यान देंगे तो दक्कन का जो क्षेत्र है, यानी कि आपका कर्नाटक के आसपास का जो हिस्सा है, यानी कि आप मध्य क्षेत्र का हिस्सा के दक्षिण क्षेत्र में चले जाइए, दक्कन का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। यानी महाराष्ट्र के आसपास जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, दक्कन का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर जो है ना तीन राजा यहां पर भी हैं, ठीक है। एक होगा आपका चालुक्य, ठीक है, तो चालुक्य का नाम आता है यहां पर, ठीक है, दक्कन के क्षेत्र में चालुक्य, पल्लव और उसके बाद राष्ट्रकूट। ये तीन नाम याद रखिएगा दक्कन के क्षेत्र के लिए आप जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन सा? चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट के बारे में, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा जो दक्षिण क्षेत्र में आता है वो है आपका ये नाम बहुत फेमस, याद रखिएगा, चेर, चोल और पांडे। चेर, चोल, पांडे दक्षिण भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर, याद रखिएगा, डायनेस्टी है, बहुत महत्वपूर्ण डायनेस्टी है, क्योंकि इससे संबंधित आपको कवि सम्मेलन मिलेगा, ठीक है। और एग्जाम में ना इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है, एक आध क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है, तो आप देखिएगा, यकीन कीजिए आपको बेसिक्स जानकारी आपकी अच्छी हो जाएगी इसमें। अगर आप ये नॉलेज में रखेंगे कि हाँ उत्तर भारत में तीन राजा का स्थिति है, डायनेस्टी का स्थिति है, दक्कन जो भारत क्षेत्र है, महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र है जो, ठीक है, इसको हम लोग मैपिंग में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो मैपिंग में पढ़ने से क्या होगा, इतिहास आपका फोकस अच्छे से हो जाएगा इसमें, ठीक है। और चेर, चोल, पांडे के बारे में आप पढ़ेंगे दक्षिण भारत के क्षेत्र में, ठीक है। ये तीन लोगों का वर्चस्व था, चेर, चोल, पांडे वंश स्थापित थे इस समय, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा अगर हम लोग उत्तर मध्यकाल की बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग को फिर से इसको हम आगे बढ़ाते हुए इस तरफ आगे बढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये चीज जो है ना आपको 2 महीनों तक जो है अपने आप में बांध के रखिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या जानना है, ठीक है। तो देखिए अब वापस हम लोग उत्तर भारत में पहुंचते हैं, याद रखिएगा, ये उत्तर भारत वाला लोकेशन जो है वापस इस समय में क्या था, 12 से 18 एडी के समय क्या हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इस समय जो है ना सल्तनत काल की शुरुआत होती है। दिल्ली में जो है सल्तनत इरा एक तरीके से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, दिल्ली का सल्तनत काल आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे आप चौहान वंश को, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा आपने, उस वंश के बारे में पढ़ेंगे आप, चौहान वंश के बारे में। और उसके बाद देखिएगा यहां पर पहुंच जाएगा कौन, मुगल वंश, इसको समाप्त करके फिर मुगल वंश आ जाता है, ठीक है। तो ये जो दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश और चौहान वंश के बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, उसमें उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में आप इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए आपको एक बात बताता हूं, जैसे देखिए आप यहां पर हैं, कोचिंग में बैठे हुए हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन आपके घर पे भी तो कोई घटना घट रही होगी, कुछ तो चल रहा है, समय बदल रहा है। तो उसी प्रकार समझिएगा कि भारत में अगर यहां कोई चीज चल रहा है तो उसी समय एट ए टाइम यहां भी कुछ हो रहा होता है, ठीक है। तो पैरेलल आपको कहानी को समझना है, जोड़ना है कि यहां पर मान लीजिए अगर 12 एडी का समय है या 12 सदी का समय है, तो यहां भी 12 सदी में कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, तो उस कहानी को भी जानना होगा, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा हम उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत को हम एक साथ पढ़ रहे हैं इधर ऐसे करके, तो पैरेलल चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दक्कन वाला जो हिस्सा है ना आपका, ये मध्य भारत से दक्षिण के क्षेत्र में थोड़ा पड़ता है, ठीक है। अब देखिए दक्कन के क्षेत्र में यहां पर फिर से कौन आ जाएगा, तो उत्तर मध्यकाल में जो है ना, अब इनकी कहानी थोड़ी सी कमजोर होगी, और उत्तर मध्यकाल में के बाद जो है, ठीक है, दक्षिण भारत के क्षेत्र में देखिएगा इस समय जो है 2 साम्राज्य बहुत फेमस होते हैं, याद रखिएगा, एक है विजयनगर साम्राज्य
और दूसरा है बहमनी। ये अनोखा कहानी आप इसके बारे में सुनेंगे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बारे में, तो आपको ये परमानेंट याद रहेगा, क्योंकि ये दोनों जो है ना पैरेलल जन्म लेते हैं, याद रखिएगा, विजयनगर और बहमनी। ठीक है, एक मुस्लिम शासन और एक हिंदू शासन। ठीक है, ये दोनों के तौर पर जो है ना डेवलप होते हैं, याद रखिएगा। और इसकी कहानी भी कुछ अलग ही तरीके की है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी की। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हरिहर बुक्का के बारे में पढ़ेंगे आप इसमें। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा दक्षिण भारत के समय, याद रखिएगा दक्षिण भारत में जो है ना इसी समय, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र याद रखिएगा, और दक्षिण भारत में जो है यहां पर चेर वंश जो है, ये चेर वंश आगे आपको मिलेगा, चेर वंश दक्षिण भारत में। ठीक है, और देवगिरी के यादव पढ़ेंगे आप, देवगिरी के यादव। ठीक है, देवगिरी के यादव वंश, और उसके बाद देखिएगा वारंगल के काकतीय वंश, वारंगल के काकतीय वंश। ठीक है, तो ये जो है आपको दक्षिण भारत में पढ़ने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, इसके आधार पर आपका ये सारा चीज पढ़ना है आपको। ठीक है, कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं ऐसे, लेकिन हाँ मैं आपको जो बताऊंगा उस पर थोड़ा ज्यादा अच्छे से फोकस कीजिएगा आप, ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन से टॉपिक से क्या चल रहा है हमारा। ठीक है, इतने सारे चीज में हम सिलेबस तो लिख ले रहे हैं, या समझने के लिए हम तो ये समझ जा रहे हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, लेकिन जब हम पढ़ने के लिए उतरे तो हम डर गए, या फिर हमारे पास ऐसे सिचुएशन आ गए कि हमको याद नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा ये शुरुआत जो होगी ना वैदिक सभ्यता से होगी, ध्यान रखिएगा, या सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत होगी। तो आपका इंटरेस्ट जगह होना चाहिए, आपको ये जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, यानी इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए अपने इतिहास को लेकर कि आप उसको पढ़ते चले जाएं। तो उसके समय के बातों में जब आप प्रवेश करेंगे ना, उन टॉपिक पे प्रवेश करेंगे, तो आपको बेसिक्स जो हमारे आज का समय ऐसा क्यों हुआ, आज अपनी जो संप्रदाय है, जो धर्म है, रिलीजन है, इतने सारे रिलीजन कहां से आए, ये सब आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, कि इतना सब कुछ कैसे बदल गया। ठीक है, ये वंश, ये गोत्र और ये पूरी कहानी कहां से आती है। ठीक है, बस शर्त ये है कि आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखते चलना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अब आते हैं आधुनिक काल में। ठीक है, तो आधुनिक काल का समय जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरे इतिहास में आपको अगर कुछ याद नहीं हो रहा है और आपको पूरा सोचना यह है कि मेरा एग्जाम बेहतर चले जाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पर सबसे ज्यादा डिस्कस करना है, वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा, जब भी आप सिलेबस को पढ़िएगा, कभी आप मान लीजिए कोई अभी हॉस्टल वाला आने वाला है, ठीक है, मतलब आपके एग्जाम होने वाले हैं, और कोई भी टॉपिक आप उठा के देख लीजिए, कोई भी एग्जाम का सिलेबस उठा के देख लीजिए, आपको वहां पर बोलेगा कि आधुनिक काल के इतिहास में, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाएं। ठीक है, आपको सिलेबस में ये लिखा रहेगा प्रॉपर कि आप जो है ये तो याद करके ही जाइए। आपको ये नहीं बोलेगा कि मध्यकाल के इतिहास को याद कीजिए, आपको ये बोलेगा कि आप अपने सिविलाइजेशन को याद कीजिए। सबसे पहले देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल को डायरेक्टली एकदम साफ साफ लिखेगा। उसके बाद सीधे से लिखेगा कि आधुनिक काल की घटनाओं को लिखिए। ठीक है, स्वतंत्रता से संबंधित घटनाओं को लिखिए, 1857 की घटनाओं को लिखिए, और उसके बाद जो है आपको पर्सनालिटी, यानी कि हमारे यहाँ जो है जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनसे संबंधित घटनाओं को लिखने की बात करेंगे, तो उसके सिलेबस में डायरेक्टली लिखा होता है। इसका कारण यह है कि ये जो लोग हैं, यानी आधुनिक काल जो हमारा है, ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में अगर आपको कुछ याद नहीं होता है, तो अपना अंतिम सबसे बड़ा जो मतलब जिसको हम कहते हैं, याद रखिएगा कि आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट का रामबाण इलाज ना यही आधुनिक काल के इतिहास से, याद रखिएगा, अगर इतिहास से नंबर उठाने हैं तो। ठीक है, अगर आप इतने को याद नहीं कर पाते हैं और आपको लगता है कि यहाँ से ये झंझट है, तो आधुनिक काल अपना अच्छा कर लीजिए, तो आप तब भी बेहतर पोजीशन में पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपको बता दूं कि व्यापम में लगभग इसके 7 क्वेश्चन होते हैं इस पूरे टॉपिक के, जिसमें से 4 क्वेश्चन तो आपके आधुनिक काल के होते हैं, या 5 क्वेश्चन इसके होते हैं। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन होता है आपके या तो प्रागैतिहासिक काल से होगा, या फिर आदिऐतिहासिक काल से, या मध्यकाल से होगा, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन आपके कहां से हो जाते हैं, आधुनिक काल से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आधुनिक काल किसी भी एग्जाम के, व्यापम का कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपको ये मिलेगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा आधुनिक काल में पहुंचते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पहुंचते हैं। देखिएगा आधुनिक काल का मॉडर्न जो हिस्ट्री है, याद रखिएगा, इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि इस टॉपिक में जो है ना बहुत सारी चीजें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना हमारा एक तरीके से ये समझ लीजिए आप कि जब आप पढ़ेंगे कि यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है, तब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो भी यूरोपीय कंपनियां हैं, यूरोपीय कंपनी का आगमन, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था व्यापम में, याद रखिएगा, कि यूरोपीय कंपनी के आगमन को सुमेलित कीजिए। ठीक है, मतलब सिक्वेंशियल तरीके से उसके आपको जमाना था उसमें कि कौन पहले आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था।
ठीक है, लोगों को अभी भी ये नहीं पता है कि पुर्तगालियों और कितने सारी कंपनी आई थी या कौन कौन से देश आए थे हमारे यहाँ, ठीक है, तो सीक्वेंस किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, और हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हमको, और यही कारण है कि मैं क्वेश्चन आपको बताता जा रहा हूं ताकि आप ध्यान रखें कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो है कंपनियों के क्रम पर जो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले मिले थे। उसके बाद पुर्तगाली के बाद कौन आया था, तो याद रखिएगा डच आए थे, ठीक है, डच के बाद जो है अंग्रेज, फिर उसके बाद फ्रेंच, ठीक है, फिर आपको स्पेनिश भी मिलेंगे, ठीक है, फ्रांसीसी तो आप जानते ही हैं, पुर्तगाली और उसके बाद फिर आपका डच हो गया, उसके बाद आपके अंग्रेज हो गए, ठीक है। तो लगभग 5 से 6 देश आए हुए थे, याद रखिएगा, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के तौर पर, ठीक है। लेकिन टीका कौन, तो अंग्रेज टिक गए थे यहां पर, है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा दूसरा है मुगल साम्राज्य का विघटन अंग्रेजी साम्राज्य, ठीक है, यानी मुगल एम्पायर का जो अब यहां पर क्या हो रहा है, मुगल एम्पायर जो है समाप्त हो रहा है, मतलब किसी तरीके से जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है मुगल एम्पायर, और वही अंग्रेजी एम्पायर जो है, इंग्लिश एम्पायर जो है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, मजबूत हो रहा था। और इस समय को हम पढ़ते हैं, याद रखिएगा, जो कि मुगल साम्राज्य का विघटन, या फिर इसे कहते हैं हम लोग कि इसके उत्तराधिकारी के तौर पर कैसे परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी अगर आप देखेंगे तो मुगल साम्राज्य जो है अब यहां पर क्या हो रहा है, मुगल साम्राज्य जो है टूट रहा है, खत्म हो रहा था। यानी जैसे इससे पहले आपने ये देखा कि मुगल साम्राज्य यहां पर आ चुका है, ये आप देख रहे हैं मुगल साम्राज्य, ठीक है। तो मुगल एम्पायर जो है धीरे धीरे इसकी शुरुआत होती है बाबर से, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, और इस तरीके सीक्वेंशियल आप देखेंगे तो लगभग 1526 तक की कहानी पूरी की पूरी आप इसको पढ़ते हैं, 1526 वाली, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप यहां पहुंचते हैं, याद रखिएगा, तो मुगल, चूंकि अंग्रेजों का आगमन हो चुका है, तो अंग्रेजों का आगमन होता है, तो याद रखिएगा जैसे ही, हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि मुगल साम्राज्य खत्म हो रहा है तो उसके मतलब तुरंत के तुरंत अंग्रेजी साम्राज्य स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके ना कुछ टुकड़े होते हैं, टुकड़े का मतलब यह है कि आप इसके टुकड़े को पढ़ेंगे कि उसके टूटने पर जो है ना, जैसे एक व्यक्ति है जिसने अपना एम्पायर खड़ा किया पूरी तरीके से, फिर जैसे ही वो मर जाता है तो उसके जो आने वाले रिश्तेदार होते हैं ना, सब अपना अपना हिस्सा लेना चालू करते हैं। तो वैसे ही हमेशा बार बार आपको ये देखने को पढ़ने को मिलेगा कि अगर उसने जो है अपने उत्तराधिकारी के तौर पर, ठीक है, किसी तरीके से किसी व्यक्ति को शामिल कर दिया यहां पर, तो उसके सीक्वेंस में उसको भी जानना है आपको, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, तो सिराजुद्दौला का नाम सुना होगा, बंगाल के नवाब के तौर पर आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। उसी प्रकार अब अवध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सुजाउद्दौला के बारे में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। तो ऐसे करके कुछ कुछ ऐसे, क्योंकि बक्सर का युद्ध हो गया, आपका प्लासी का युद्ध हो गया, सब कहानी यहीं पर है, ठीक है। तो आपको इस बात पे फोकस करना है कि आधुनिक काल में जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री पहुंचेंगे आप, तो जितने वॉर हुए हैं, ठीक है, जितने रिवॉल्यूशन हुए हैं, सबको ध्यान देना है आपको, ठीक है। और इसमें वॉर और रिवॉल्यूशन का ही कहानी ही पूरी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नाम आता है आपके हैदराबाद का और कर्नाटक का। ये 4 टॉपिक आप इसके अंदर पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से, बंगाल, अवध, हैदराबाद और कर्नाटक, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा अंतिम रूप से जो है अंग्रेजों के बारे में आप पढ़ेंगे यहां पर। अब जब अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित होगा यहां पर, ठीक है, अंग्रेजों का एम्पायर आ जाएगा, समझिएगा। तो अब इसी के आधार पर जो है ना, आप 5 चीजों को और पढ़ते हैं इसमें, क्योंकि हमको इसको अलग भी करना है, स्वतंत्रता आंदोलन को देखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो है ना आप पढ़ेंगे भारत में जो है, ठीक है, भारत की स्थिति, ठीक है, यानी इस समय जो है भारत की स्थिति क्या थी, आप पढ़ेंगे इसके बारे में, जब अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया था यहाँ पर, ठीक है। तो उस समय के सिचुएशन को हम देखेंगे कि भारत का सिचुएशन क्या हो गया था, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम सोशल इकोनॉमिक पोजीशन, ठीक है, हमारे सोशल पोजीशन क्या था उस समय में, या सामाजिक व्यवस्था क्या थी हमारे साथ, ठीक है। जैसे कि आपने दास बंधन के बारे में सुना होगा, दास प्रथा सुना है आपने, ठीक है, रूढ़िवादिता, क्योंकि भारत में देखिए शुरुआती समय से ना, आज हम भले उसको रूढ़िवादिता कहते हैं, उन दोनों को सोचने समझने की तरीके में आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसके इस पूरे भारत की स्थिति को समझेंगे यहाँ पर, जो हमारे इतिहास में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दूसरा है राष्ट्रवादी सोच, ठीक है। राष्ट्रवादी सोच का मतलब है कि हम उन फ्रीडम फाइटर के बारे में जानेंगे यहां पर कि राष्ट्रवादी
तरीके से ये चीजें कैसे डेवलप होती हैं इस समय में, ठीक है। यानी कांग्रेस कैसे आया था हमारे पास, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। तो जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस ने क्या क्या काम किया, इसी को कहते हैं हम लोग राष्ट्रवादी सोच, ठीक है। हमारे यहाँ राष्ट्रवादी सोच या राष्ट्रवादी जो परिप्रेक्ष्यता है वो कैसे आई हमारे यहाँ, ठीक है। तो राष्ट्रवादी सोच के अंदर आप इसको पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद देखिएगा अंतिम रूप से जो है आप पढ़ेंगे स्वतंत्रता से संबंधित घटना, यानी इंडिपेंडेंस के लिए जो जितने भी वॉर हुए हैं या फिर आप जितने भी फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ेंगे वो सब यहां पर पढ़ने वाले हैं कि स्वतंत्रता से संबंधित घटना कहां क्या क्या हुआ था उस समय में, ठीक है। जिसमें हम इसके बाद की घटनाओं को पढ़ेंगे और जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई उसके बाद का समय भी हम थोड़ा सा देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाता है तो उस समय क्या क्या घटनाएं हुई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ठीक है। आपने सुना होगा जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ हमारे यहाँ, हम जब शामिल हुए इसमें, ठीक है, तो केवल हम यहाँ तक सीमित नहीं थे। अब जब हम आज़ाद हो गए ना, तो आज़ाद होने के बाद भी हमारे यहाँ एक वॉर चल रहा था। इसके बारे में जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं, याद रखिएगा। आज़ादी के बाद भी अब ये वार क्या था, तो आपको जानकारी होगा कि पूरा विश्व ना दो गुटों में बटा हुआ था, ठीक है। एक था अमेरिकन गुट और दूसरा था रशियन गुट, ठीक है। और इसी समय हो रहा था आपका कोल्ड वार, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्दियों का या ठंडी की लड़ाई, ठीक है, कोल्ड वार। अब ये कोल्ड वार क्या था, याद रखिए। कोल्ड वार कैसे होता है आपको पता है? कभी आपने माता पिता की लड़ाई देखी है? एक दूसरे से कुछ नहीं बोलेंगे, बच्चे से बुलवाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए कोई सपोर्ट कर रहा है ना दूसरे का, तो उसको थप्पड़ मिलेगा। तो वैसे ही अमेरिका और रशिया के मध्य ऐसा होता था। यानी अमेरिका और रशिया एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं लड़ते थे। इसके गुट में शामिल जो देश था, उस देश को अगर रशिया के साइड है वो देश, तो अमेरिका उसको निस्तो नाबूद कर देगा, और अगर वो अमेरिका के साइड है तो रशिया उसके ऊपर दबाव बना लेगा, ठीक है। इस तरीके से कोल्ड वार चल रहा था। तो उसको कहते हैं नाम, जो स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात हुआ था उसका नाम है नाम। इसके बारे में पढ़ेंगे आप। तो नेहरू जी ने जो है एक प्रकार से गुट निरपेक्ष जो आंदोलन चलाया था। गुट निरपेक्ष का मतलब है कि हम किसी भी के साथ नहीं है, ना रशिया के साथ है और ना ही हम लोग अमेरिका के साथ हैं। इस प्रकार के सिस्टम को हम पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप भारत के बेसिक चीजों को पढ़ पाएंगे, याद रखिएगा। भारत के सभी चीजों को आप याद रख पाएंगे अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर रख पाते हैं तो, ठीक है। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन आप पढ़ेंगे, फिर कंपनियों के मध्य कैसी लड़ाई होती है उसको पढ़ेंगे आप। कंपनियों के मध्य क्या लड़ाई होती है तो याद रखिएगा, अब जैसे अंग्रेजों और फ्रांस के मध्य, ठीक है, यानी फ्रांसीसी और अंग्रेजी जो कंपनी है इनके मध्य, दोनों के मध्य लड़ाई होती है, ठीक है। अब अंग्रेजों ने जो है भारत में ये स्थिति बना ली थी कि फ्रांसीसी जितनी कंपनियां थी या जितने भी यहाँ पर उसके एरिया थे, सभी एरिया को साफ कर दिया, ठीक है। तो यहां से उठकर फिर हम यहां पहुंचेंगे, और यहां जब पहुंचेंगे मुगल साम्राज्य की स्थिति के अनुसार, तो याद रखिएगा मुगल साम्राज्य या मुगल एम्पायर के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको एक्चुअल में पढ़ना है यहां पर, याद रखिएगा, तीन चीजें। पहला, बादशाहों के नाम, ठीक है, जितने भी इसमें किंग रहे हैं, याद रखिएगा, सम्राट रहे हैं, ठीक है, उनके नाम आपको याद रखने हैं, पहला चीज। दूसरा, किसके समय में क्या घटना घटी थी, क्योंकि इनके समय में क्या है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ ही हुआ है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, कोई राजा ऐसा है जो कि साहित्य क्षेत्र में आगे है, ठीक है, कला के क्षेत्र में, आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा आगे है, निपुण है, तो उस समय में क्या क्या बना था वो आपको याद करना है, ठीक है, कि मुगल साम्राज्य के समय जो है क्या क्या बना है हमारे यहाँ। दूसरा, आपको याद ध्यान देना है कि मुगल साम्राज्य का जो घटना है इन संबंध में कितने वॉर हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक लंबे समय तक का दौर देखेंगे तो आप देखिए कम से कम ये लंबा समय जो है ना 600 से 700 साल का लगभग रहा है, ठीक है। तो उस लंबे समय तक को चीजों को आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य, और उसके बाद जो है अंग्रेजों के साम्राज्य की जब स्थिति मजबूत होती है, तो हमारे यहाँ अब देखिए 4-5 आंदोलन, रिवॉल्यूशन जो है आप इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, जैसे कि आपका संत आंदोलन, सूफी आंदोलन, कृषक आंदोलन, इस प्रकार के आंदोलन भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो संत, सूफी और कृषक हैं, याद रखिएगा, फार्मर हैं, इन्होंने भी रिवॉल्यूशन किया था, याद रखिएगा। तो इस प्रकार की चीजों को रिवोल्ट के साथ आप पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। 1857 की क्रांति आप पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे यहाँ पॉलिसी लगाई गई, जो पॉलिसी यहाँ पर उन्होंने अपनाया, उन पॉलिसियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन किसने पॉलिसी अपनाई थी और उसके कारण क्या हुआ, ठीक है। और इन्हीं के बीच में, याद रखिएगा, इन्हीं के बीच में आपको एक और चीजों को पढ़ना है, क्योंकि आप अलग से एक चीज याद रखेंगे, मराठा। तो मराठा एम्पायर के बारे में भी आपको बीच में याद कर लेना है इसको, ठीक है। तो ये बेसिक से याद रखिएगा, जहां पर हम भारत के इतिहास को समझेंगे, और इन भारत के इतिहास को आप डेली, ठीक है,
डेली ध्यान रखिएगा कि जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी मीडियम वाले तो डायरेक्टली उसको समझ में आएगा। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं दो चीजें करने वाला हूं, याद रखिएगा। जहां पर आपको जो टॉपिक यहां पर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उस टॉपिक का इंग्लिश जो पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा इंग्लिश, वो आपके फ्री मटेरियल्स या फिर आपके टॉपिक्स में या फिर आपके सिलेबस में डाला हुआ रहेगा, ठीक है। तो जो चीज जैसे हम पढ़ रहे हैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है आपको प्रॉपर आपके एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है। तो वो भी टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको इंग्लिश से अगर कोई इशू आ रहा है या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसमें भी डिस्कस करके जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं इस पर, ठीक है। तो एप्लीकेशन में आपको मिलेगा, डेली रूटीन मिलेगा, जब जो सी क्लास लगेगी उस क्लास के लिए जो है आपका इंग्लिश जो है ट्रांसलेशन उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए प्रॉपर चलेगा ऐसा, ठीक है। और जहां पर समझ में नहीं आएगा, जहां पर लगेगा कि आपको कुछ डिस्कशन करना है, तो आप बिल्कुल क्लास को हम रोक कर उस समय जो है पूरा का पूरा, क्योंकि देखिए अगर आपने एक बार अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर लिया एक बार प्रॉपर, और उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद ना किसी भी एग्जाम में बैठिए आप, ठीक है, आपके टॉपिक क्लियर रहेंगे। लेकिन अगर आपसे अधूरा याद है या फिर आपको ठीक से याद नहीं हो रहा है तो उसके पीछे तो मेहनत करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब देखिए 1885 से कांग्रेस की स्थापना हुई है, ठीक है, 1885 में, ध्यान रखिएगा। और 2023 में कांग्रेस का अंतिम जो बैठक हुआ है, याद रखिएगा रायपुर में हुआ था, तो रायपुर में बैठक हुआ था, सोचिए 1885 से लेकर आप 2023 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उस समय से लेकर उस समय तक में जो है कांग्रेस की कई बार जो है बैठक हो चुकी है, ठीक है, इसे सम्मेलन कहा जाता है, ठीक है। तो जब इस सम्मेलन में, ठीक है, जैसे ये मीट होती है, याद रखिएगा, उस मीट में कांग्रेस जब ये मीटिंग करता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि देश के अलग अलग स्थानों पे करता है, ठीक है। ऐसे में समझिए कि कितने सारे मीटिंग कर चुके हैं कांग्रेस ने, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि हमको पूरा नहीं पढ़ना होता है, हमको ध्यान रखना होता है कम से कम 20 ऐसे सम्मेलन को याद कर लें जो इंपॉर्टेंट है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको हम फोकस करते हैं। तो ऐसे में क्या है, पूरा इतिहास पढ़ने के बजाय हम फोकस करते हैं कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, ठीक है। तो हम कुछ इसी तरीके से कल से पढ़ने वाले हैं, और कल से मैं स्टार्ट करूंगा, याद रखिएगा, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में, और इस स्टोन एज या प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा आपको इसमें। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीजें जो है, ठीक है, जहां पर आवश्यकता है समझाने की उसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन देखिए जहां पर आवश्यकता नहीं है तो वहां पर मैं आगे लेकर भी चलूंगा जल्दी से। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहां पर ज्यादा दिमाग खराब करें, ठीक है, बस मैं आपको यहां पर बेसिक्स बताने वाला हूं कि इस समय क्या हुआ था और इस समय क्या हुआ था और इस समय क्या हुआ था, मतलब ये एक्चुअल जो टाइम पीरियड है, इस पीरियड में बेसिकली क्या पढ़ा जाता है और क्या जानकारी मिलती है हमको, ठीक है, केवल इतना ही। फिर इसके बाद इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल की सभ्यता, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं।